हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड का आज लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज लेक्चर थर्ड में हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज और दूसरा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही टॉपिक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वन बाय वन हम लोग दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला डेरिवेशन है, दूसरा भी डेरिवेशन है। तो हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। कहने का मतलब है यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जो कई एक चार्ज से मिलकर के बना हुआ है और ऐसे सिस्टम की वजह से अगर किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल कितना होगा, आज हम लोग बेटा ड्राइव करके उस फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पता करने वाले हैं। इसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो n चार्ज से बना हुआ है, सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं और उनका मैग्नीट्यूड Q1, Q2, Q3 और डॉट डॉट Qn है। उनकी पोजीशंस क्या है सिस्टम में, तो उनको मैंने R1, R2, R3 और Rn से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पोजीशंस के हमने मैग्नीट्यूड को लिखा है तो R1 Q1 है, Q2 कितना दूर है तो R2 बोल दिया, Qn कितना दूर है तो Rn बोल दिया। ऐसे सिस्टम की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको हम आज ड्राइव करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर कितना होगा ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम सुपरपोजिशन का यूज कर सकते हैं। सुपरपोजिशन में हमें ये सिखाया जाता है। सुपरपोजिशन दो तरीके से होता है, एक तो वेक्टर सम बोल देता है, दूसरा अलजेब्रिक सम बोल देता है। वेक्टर सम का यूज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में करते हैं और अलजेब्रिक सम का हम यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में करते हैं। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए सुपरपोजिशन के अलजेब्रिक सम का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन का अलजेब्रिक सम हमें ये सिखाता है कि सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, बाद में उसका अलजेब्रिक सम कर दिया जाता है तो टोटल पोटेंशियल हमें पता चल जाता है। वही हम करने वाले हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने Q1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, उसी तरीके से Q2 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा और उसी तरीके से Qn के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q1 की वजह से कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंगल चार्ज का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सिंगल चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, तो हम लोग एक डेरिवेशन पीछे कर चुके हैं और उस डेरिवेशन से हमें पता चलता है कि 1/4πε0 Q/r इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। उसी का मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर यूज किया और सबसे पहले मैंने Q1 की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको मैंने V1 बोल दिया। तो V1 = 1/4πε0 Q1/R1 होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, Q3 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा और Qn की वजह से कितना पोटेंशियल होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो 1/4πε0 Q2/R2 रहेगा। इसी तरीके से Qn की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो हमारा Vn = 1/4πε0 Qn/Rn होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन सभी की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, 1 बाय 1 हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले हैं। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ सुपरपोजिशन का अलजेब्रिक सम का यूज कर दिया। अलजेब्रिक सम का यूज करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट P पर प्यारे बच्चों
कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा जितने भी पोटेंशियल आपके हैं। तो मेरे पास V1, V2 और Vn सभी का मैंने यहाँ पर सम कर दिया है। सम करने के बाद में मैंने V1, V2 और Vn की वैल्यू को अप्लाई कर दिया। तो वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई की है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, और इसी तरीके से लास्ट में Vn की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R1। आप देखते हैं या यहाँ से पता चल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में प्यारे बच्चों कितना बचेगा, उसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन R। तो पॉइंट P पर किसी सिस्टम की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। इसको हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर पहले लिख दिया और फिर मैंने सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब समेशन से होता है, ये उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती हैं। यहाँ मैंने QI और अपॉन RI कर दिया। I की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 से लेकर के I कितने तक चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा N तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किसी सिस्टम जो कि N चार्ज से बना हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 और I इक्वल टू NQI RI होता है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चैप्टर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस चैप्टर में लगातार पढ़ रहे हैं। आज हम दोनों का रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन को फाइंड करने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q एयर में ऑरिजिन O पर मैंने रख दिया है। जैसे ही ऑरिजिन O पर पॉजिटिव चार्ज को रखा, इसके सराउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया कि कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने E बोल दिया। ये एक अजम्पशन लिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि डिस्टेंस के साथ में उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वजह से उसको मैंने E बोल दिया। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इसलिए मैंने ये एरो आउटवर्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। एक को नाम दे दिया पॉइंट A, दूसरे को नाम दे दिया पॉइंट B। पॉइंट A का पोटेंशियल सपोज कर लिया कि VA होगा और पॉइंट B का पोटेंशियल सपोज कर लिया VB होगा। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं तो पॉइंट A का पोटेंशियल VA है, उसको मैंने V के इक्वल बोल दिया। मुझे मालूम है कि यहाँ पर पोटेंशियल A की बजाय पोटेंशियल B ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल B की डिस्टेंस या पॉइंट B की डिस्टेंस O से कम है। डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल जो है पॉइंट B का ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने लेट किया है कि पॉइंट B का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको मैंने VB बोला है, अब वो V प्लस DB के इक्वल होगा। ऐसा यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है। अब हम टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव कराएंगे। जब हम टेस्ट चार्ज Q0 को A to B मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि टेस्ट चार्ज Q0 को अगर A to B मूव कराया जाता है तो कितना वर्क डन होगा, उसको मैंने W बोल दिया है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर फोर्स मैंने F सपोज कर लिया है और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि A टू B चलने में dr डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर dr लिख दिया। तो वर्क डन जो है वो फोर्स F डॉट dr हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हैं तो cos थीटा और आ जाता है। थीटा जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यह थीटा की वैल्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और डिस्प्लेसमेंट फील्ड के जस्ट अपोजिट होने की वजह से थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 180 डिग्री होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर 180 लगा दिया। cos 180 की वैल्यू मुझे मालूम है -1 होता है, तो मैंने -1 यहाँ अप्लाई कर दिया। -1 अप्लाई करने से मुझे यहाँ पर FDR मिला है। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है जिसकी वैल्यू Q0 E होती है। Q0 वो चार्ज होता है जिसको मूव कराया जाता है और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चैप्टर फर्स्ट का यूज करके F की जगह पर मैंने Q0 E लिख दिया और आगे dr लिखा है तो dr लिख दिया। इस तरीके से इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। इसी वर्क डन को हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम सीख चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है वर्क डन कैलकुलेट करने का? तो इस चैप्टर में मैंने सीखा है कि वर्क डन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज जो हम मूव कराते हैं, यहाँ पर जो चार्ज हम मूव करा रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और टेस्ट चार्ज को मैंने Q0 से रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने Q0 लिख दिया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा? तो VB माइनस का VA हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर VB माइनस का VA लिख दिया। चाहो तो इनकी वैल्यू या जो लेट की है वो मैं अप्लाई कर सकते हैं, वही मैंने किया और इन वैल्यू को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो VB की जगह पर मैंने V प्लस DB और माइनस VA की जगह पर V लिख दिया है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास DB। तो W इक्वल्स टू Q0 DB, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। दोनों ही वर्क डन एक ही कंडीशन में किए गए हैं जब टेस्ट चार्ज A टू B मूव कर रहा है। इसका मतलब है दोनों ही इक्वेशन का लेफ्ट साइड एक ही है, जिसकी वजह से मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से मुझे पता चलता है कि राइट साइड भी इक्वल होगी, तो मैंने यहाँ पर राइट साइड भी इक्वल कर दी। राइट साइड इक्वल करने से पता चला कि Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और E इक्वल्स टू क्या मुझे मिलेगा? तो E इक्वल्स टू माइनस का DB ओवर dr होगा। यही मेरा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। E इक्वल्स टू माइनस का DB ओवर dr। यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फील्ड के अगेंस्ट में मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। और इस जो ये DB ओवर dr है, इसको हम एक नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया? तो DB ओवर dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका चैप्टर थर्ड में भी यूज हुआ, तो आप लोग सभी ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला DB ओवर dr होता है। डेफिनेशन भी हम अभी बता सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन होगी पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो रिलेशन आया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस रिलेशन की हेल्प से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चैप्टर फर्स्ट में कैलकुलेट करना सीखे हैं,
तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोग सभी ध्यान रखेंगे, इसका 3rd चैप्टर में भी यूज हुआ है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि क्या रिलेशन दोनों में होगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर 3rd में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। दोनों टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। वेरी वेरी थैंक यू।